हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आईसीआर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, साइंस के 50 प्रश्नों के साथ एक और वीडियो यहाँ पर हाजिर है। तो 50 प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका सारा एनसीईआरटी का ही पैटर्न इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न कहता है कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, यानी कि जो साबुन है वो सबसे अच्छी तरीके से सफाई किस तरीके के वाटर में करता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृदु जल। इसका मतलब क्या है, जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें क्या करता है आपका साबुन सबसे अच्छी तरीके से सफाई करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट की अगर बात कर लीजिए तो देखिए ये कार्बन के क्या चीज़ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये अपरूप है। ठीक है, क्या होगा, कार्बन के ही पार्ट होते हैं। अब देखिए एक जो है ग्रेफाइट है ये भी कार्बन का ही बना हुआ है और हीरा है ये भी कार्बन का ही बना हुआ है, बस इसकी जो है प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। तो याद रखेंगे क्या, ग्रेफाइट एक क्वेश्चन आता है, ये कंडक्टर होता है। याद रखेंगे क्या होता है, ये कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ये जो हार्डेस्ट मटेरियल है सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखेंगे हीरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं आपको कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसका एथेनॉल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे बेसिकली एथेनॉल बना हुआ है। तो देखिएगा, तो इसका हाइड्रोकार्बन क्या होगा, बहुत ही आसान है, वो हो जाएगा यहाँ पे ईथेन। ईथेन जो है, ईथेन से ही एथेनॉल बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी वाला, यानी कि गा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर मिला देंगे तो क्या होगा, तो याद रखेंगे वो क्या बन जाता है, यहाँ पे मिश्रण बन जाता है। ठीक है, मिश्रण कैसे बनता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर किसी भी अनुपात में आप मिलाएंगे तो वो एक मिक्सचर बनेगा, यानी कि वो एक आपका मिश्रण बनेगा। याद रखेंगे। अब मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो धातु की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसके साथ साथ ये नॉन मेटल की भी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो गाइस 5 का राइट आंसर होगा आपका उपधातु। उनको क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ठीक, कहते हैं कि धातु होते हुए, यानी कि वो मेटल है और उसके साथ साथ वो क्या है, वो आपका जो लाइट या जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट नहीं करता है, बेसिकली वो इंसुलेटर है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो 6 का राइट आंसर है आपका लेड हो जाएगा। लेड को मेटल की श्रेणी में रखा जाता है और ये एक आती है इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। ठीक है, इनमें से बोलता है कौन सा यौगिक का मतलब क्या है, एक कंपाउंड है इनमें से। तो इनमें से कौन सा एक कंपाउंड होगा, तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये NH3 है, बेसिकली यहाँ पे N और H ये दोनों का यहाँ पे बना हुआ है बॉन्ड, तभी ये आपका कंपाउंड बनेगा जाके। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे जो पदार्थ आपको दिए हैं इनमें से किन में ऑक्सीजन नहीं है। तो 8 में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो आपका कांच, रेतर, यहाँ पे सीमेंट, इनमें से में ऑक्सीजन होगी, लेकिन जो मिट्टी का तेल होता है इसमें आपको ऑक्सीजन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। याद रखेंगे, मिट्टी का तेल। एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो कैरोसिन ऑयल होता है इसमें क्या रखा जाता है। तो देखिएगा, इसमें रखा जाता है कि इसको सोडियम को इसमें रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं सोडियम, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि जो बारूद है, बेसिकली यहाँ पे जो बारूद है इसका सबसे पहले एक चीज़, यानी कि का आविष्कार जो हुआ था चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में बारूद का आविष्कार हुआ था। अब 9 में कहते क्या है, बारूद है क्या, ये मिश्रण होता है। याद रखेंगे क्या, ये आपका मिक्सचर है बारूद। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहते हैं कि हीरा क्या है। अब बेसिकली डायमंड, व्हाट इज डायमंड, अगर पूछें कि डायमंड क्या है तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 का राइट आंसर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा तत्व। ये एक आपका एलिमेंट है, एक आपका तत्व है डायमंड। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि शुद्ध तत्व कौन सा है। अब इनमें से यहाँ पे जो आपका शुद्ध मतलब क्या है, बिल्कुल शुद्ध एलिमेंट इनमें से कौन सा होगा, तो 11 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सोडियम। सोडियम जो है यहाँ पे बिल्कुल प्योर एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
अगले प्रश्न में कहते हैं कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज करी थी। ठीक है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो देखिएगा जो एटॉमिक प्रिंसिपल है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई? तो वो हो जाएंगे जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था ये थ्योरी? ये जॉन डाल्टन के द्वारा थ्योरी दी गई थी। यहाँ पे एक देखिए मैडम क्यूरी आपको दिख रहे होंगे। मैडम क्यूरी क्या है, इनको 2 बार यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब रदरफोर्ड मॉडल तो आपने सुना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला बात है यहाँ पर कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ना वो विशिष्ट मूल कण जो यानी कि जिसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सी हो जाएंगे? तो 13 का राइट आंसर होगा आपका बोस। ठीक है, जो बोस हैं वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? अब इसमें से एक आपका परमाणु है जो आपका एटम है, इसमें क्या है एक नाभिक, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका 1 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की जो आपके तरंग प्रकृति की है खोज वह किसके द्वारा करी गई थी? 15 का राइट आंसर होगा आपका वो होगा यहाँ पर डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली के द्वारा इसकी खोज यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, एलिमेंट का जो सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा पार्ट है उसको क्या कहेंगे? तो 16 का राइट आंसर होगा आपका परमाणु, उसको एटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, जो किसी परमाणु के जो गुण है यानी कि किसी एटम के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पर निर्भर करेंगी? तो याद रखेंगे वो करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। ठीक है, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसके आधार पर ही यहाँ पर उसके जो गुण हैं वो निर्भर करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर रहता है? अब परमाणु का जो द्रव्यमान है बेसिकली यहाँ पे जो इसका मास होता है ना वो किस पर डिपेंड होता है, ये पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर हम। चलिए, तो यह डिपेंड होता है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पे। किस पे डिपेंड होता है? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो यहाँ पे बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि जो आपका हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वह किसका प्रतिपादन हुआ था? तो हाइजेनबर्ग। हमने पहले बताया था कि हाइजेनबर्ग के द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया था। तो याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। कोई भी एलिमेंट है तो उसके जो रासायनिक गुण हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा यहाँ पर परमाणु संख्या पे। किस पे? परमाणु संख्या पे वो डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि गामा रेज की खोज किसके द्वारा करी गई थी? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक्स रेज की खोज किसने करी थी? तो ये हो जाएंगे रॉन्टजन। रॉन्टजन करी थी इनकी खोज। फिर कहते हैं यहाँ पर आप गामा रेज की खोज किसने करी? तो किस कारण से? क्या? रदरफोर्ड। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा गामा रेज की खोज करी गई थी। एक चीज़ याद रखेंगे, जो आपकी गामा रेज होती है ना इनकी पेनेट्रेशन पावर यानी कि इनकी जो भेदन की क्षमता इतनी होती है कि ये 30 सेंटीमीटर के जो यहाँ पर अगर बात करें 30 सेंटीमीटर की जो पतली शीट है ना लोहे की, जो प्योर लोहा है कास्ट आयरन, उसको छेद सकता है, उसको ये विभेद कर सकता है। तो याद रखेंगे गामा जो है उसकी पेनेट्रेशन पावर है जो सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? अब किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होगा? तो 22 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर वो हो जाएगा बीटा रेज का। ठीक है, जो बीटा रेज होती हैं इसके उत्सर्जन से ही समभारिक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ठीक है, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? जो निगेटिव चार्ज है वो किसमें होता है? तो 23 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो आपका बीटा किरण होती है इसमें क्या होता है? ये निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? ये निगेटिव चार्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम है? सबसे कम आयनन क्षमता किसकी होगी? तो याद रखेंगे वो हो जाएगी यहाँ पर गामा रेज की। याद रखेंगे आयनन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है आपकी गामा रेज की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? अभी हमने बताया आपको ये हो जाएगी गामा रेज। गामा रेज की क्या होती है? सबसे ज़्यादा वेधन या फिर पेनेट्रेशन कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, सर्वाधिक संख्या में जो आपके समस्थानिक हैं, जो आपके आइसोटोप्स हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके पोलोनियम के।
याद रखेंगे क्या राइट आंसर होगा इसका, पोलोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। अब किस यौगिक की आकृति जो है वो चतुष्फलकी हो जाएगी, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होती है। तो ये आपका यौगिक या फिर कंपाउंड है वो कौन सा हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आपका आकृति होती है, जिसका शेप होता है वो कैसा होता है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की, रिलीज करने की, देने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है 28 का राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, एक जो आपका कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उनको क्या कहा जाता है एक शब्द में, तो याद रखेंगे उनको कहा जाता है ईंधन। अब ईंधन क्या है, ईंधन बेसिकली मान लीजिए एलपीजी है या फिर कोई लकड़ी है या पेट्रोल है, कुछ भी है, तो ये जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो इसी का मतलब क्या होगा, ये ईंधन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तो कहते हैं कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। जो आपकी नेचुरल गैस होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल इसका यहाँ पे आपका जो सीएनजी है, ठीक है, तो इसका एक फुल फॉर्म पूछा जाता है और आपका एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, लिक्विफाइड जो आपकी पेट्रोलियम गैस इसका होता है, ये आपके होते हैं कहाँ, एलपीजी का और सीएनजी का, दोनों का याद रखेंगे। चलिए 30 का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है ये मुख्य रहता है इसमें प्राकृतिक गैस में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या चीज़ पाई जाती है। तो बहुत ही आसान है, जो आपके गोबर गैस है इसमें मुख्यतः कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा, वो आपका यहाँ पर बहुत ही आसान है। 31 का राइट आंसर क्या होगा, आपका का ही हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि मीथेन। मीथेन जो है वो गोबर गैस का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि अम्ल क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। अब अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस की अगर रिएक्शन यहाँ पे कराई जाती है तो उसमें क्या मिलता है। अब एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो मिलता है वो आपका मिलता है साल्ट। क्या मिलता है, आपका लवण मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मैंने बहुत ही डीप में इसको कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड मैं पेपर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक एक चैप्टर क्लियर करा रहा हूँ, ताकि जो है आपकी जो है स्ट्रेंथ जो मजबूत हो जाए इसके बेसिक पे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आ जाए तब भी उसको आप कर सकें। तो 33 में कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, वो बेसिक होता है। ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है उसको बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है। अब यहाँ में नॉर्मल ह्यूमन की बात करते हैं, जो पीएच मान होता है, पीएच का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर लेते हैं, उसका जो ब्लड होता है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा अगर आपको कहीं कहीं पे 7.4 दिखी हुई मिल जाए तो याद रखें उसको लगा दीजिएगा। अगर इस तरीके की वैल्यू मिलती हैं तो आप यहाँ पे खा लगाएंगे, क्या होगा 7.35 से 7.45 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है ब्लड की। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। अब इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा हो जाएगा, अभी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है। अब बहुत ज़्यादा शीतित द्रव इनमें से कौन सा होगा, तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा कांच। कांच जो है ना ये आपका अति शीतित द्रव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है। ठीक, इनमें से कौन सा हरित गृह गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा वो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जरूरी होते हैं, मतलब जरूरी के हानिकारक गैसेस होती हैं, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें तो कहते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अब मानव शरीर की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है। 38 का राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में एलिमेंट या फिर तत्व पाया जाता है अपनी बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि रबड़ के वल्कनिक
वल्कनीकरण के लिए, यानी कि जिसका वल्कनीकरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या चीज़ मिलाई जाती है, तो याद रखेंगे इसमें फास्फोरस मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि देखिए ये जो रबड़ होती है नेचुरल जो होती है, जैसे कि किसी पेड़ पौधे से आता है उसका जो मिल्क होता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो उसको फास्फोरस मिलाकर उसमें वल्कनीकरण किया जाता है, जिससे क्या होता है इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाएगा, तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे विमंदक के रूप में। क्या होगा यहाँ पे? विमंदक का मतलब क्या होता है? उसकी जो गति है ना उसको मंद करता है, धीरे करता है, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए बेसिकली कहते हैं, तो रेगुलेट करने के लिए ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, यानी कि जो आपके परमाणु संयंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे डैश होता है, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल में ये नहीं कि आपका मोबाइल आता है, नहीं, इसमें जितने भी 4 पहिया वाहन हैं, 2 पहिया वाहन हैं, सारे के सारे आते हैं आपके ऑटोमोबाइल में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बहुत ही खतरनाक गैस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि दिया सलाई की नोक पे क्या रहता है। अब यहाँ पे देखिए जो माचिस होती है, जो मैच स्टिक होता है, उसकी नोक पे बेसिकली होता क्या है, तो देखेंगे 42 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा लाल फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस की वजह से यहाँ पर आप माचिस जला पाते हैं, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हीरे का खनिजीय बनावट है क्या, तो हीरे का खनिजीय बनावट की बात करें तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन से ही हीरा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि हीलियम की खोज किसके द्वारा करी गई थी। अब प्रश्न यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा हीलियम की खोज किसके द्वारा करी गई, चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप अगर आप ध्यान से देखें 44 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोकेयर के द्वारा। किसके द्वारा? हीलियम की जो खोज करी गई थी वो लोकेयर के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली जो अक्रिय गैस कौन सी है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड बनाती है गैस वो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखेंगे 45 का राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका जेनॉन हो जाएगी। जो जेनॉन गैस होती है ना ये आपकी सबसे ज़्यादा क्या है कंपाउंड्स बनाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 46 में कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, जो आपके गुब्बारे होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखेंगे 46 का राइट आंसर होगा आपका हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है इसका रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, जब डिटेल में इसकी क्लास होगी, ठीक है। तो हीलियम हाइड्रोजन में बहुत लोग कन्फ्यूज, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और इसको हीलियम में क्यों नहीं भरी जाती है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हीलियम बेसिकली क्या होता है, ये आपके गुब्बारों में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि रबड़ किसका उत्पाद है, ठीक है, जो रबड़ है ना, जो रबड़ है ये किसका उत्पाद है, यानी कि किसका प्रोडक्ट है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लैटेक्स। क्या हो जाएगा? लैटेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि एक्रिलिन है क्या, तो एक्रिलिन क्या है, तो 48 में देखें तो एक्रिलिन जो है वो बेसिकली एक फाइबर होता है। क्या होता है? एक्रिलिन जो है एक फाइबर है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर 49 में। 49 कहता है कि औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो मिश्र है, क्या होगा, जो औषध है जो पीड़ानाशक यानी कि दर्द निवारक के रूप में जो आपका यूज़ किया जाता है वो कौन से हो जाएंगे, तो 49 का राइट आंसर होगा आपके यहाँ पे एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है आपके दर्द निवारक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कहता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, यानी कि कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, तो देखेंगे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज। क्या होगा? जाइमेज इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको 50 क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे आएंगे, तो इसमें से मैंने आपको थोड़ा सा बेस तैयार करने की कोशिश की, पूरी यहाँ पे जितना भी हो सकता है उतने सारे क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे ये बहुत ही आसान था, तो कोई बात नहीं, जिनके लिए आसान है उनके लिए आसान है, जिनके लिए आसान नहीं है वो लोग भी मेहनत करें ताकि ये सब प्रश्न भी उनके लिए आसान लगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे अपना स्कोर किया होगा। तो जिन लोगों ने 40 प्लस अपना स्कोर किया है वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने कम स्कोर किया है वो लोग भी अपना स्कोर जरूर बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की, देखिए अभी क्या है आपका FSSI जो आपके थी एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है बहुत जल्द, इससे पहले यानी कि ICR के पहले ही यहाँ पर क्या हुआ था, ICR के पहले ही कह दिया गया था कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। अब ICR बाद में हुआ था, तो दोनों को लगभग यहाँ पे बराबर पोस्टपोन किया गया था। अब SI ने अपनी एग्ज़ाम डेट जो घोषित कर दी है, तो कुल मिला के जो आपका ICR का एग्ज़ाम है ये भी आपका बहुत जल्दी घोषित होने वाला है। तो याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।